हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉलिटेक्निक स्टार्ट्स पे। मैं हूँ आर के सिंह एंड हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 5 इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स। तो दोस्तों करते हैं क्लास को स्टार्ट। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले जो सभी दोस्त हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अपने दोस्तों में क्लास को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों चलो करते हैं क्लास को स्टार्ट। तो दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स। तो सबसे पहले हेडिंग लगा लेते हैं इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स। इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स, ठीक है। इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स दोस्तों, आप अगर आपके आसपास देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगा। उनमें से कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे एंड कुछ नॉन लिविंग थिंग्स होंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म्स मतलब जीवित जीवे, ठीक है, एंड नॉन लिविंग थिंग्स मतलब निर्जीव वस्तुएं, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर कुछ एग्जाम्पल लेते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, तो आपको जैसे कि जीव जंतु देखने को मिल जाते हैं, एनिमल्स, इंसान, बर्ड्स, पेड़ पौधे, प्लांट्स एंड ट्रीज, कीट पतंग, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अणुजीव, ओके, एटसेट्रा। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। इसको हम लोग बायोटिक कंपोनेंट भी कहते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट्स। एंड नॉन लिविंग थिंग्स के कुछ एग्जाम्पल अगर लेते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को जैसे कि मिट्टी, सॉइल, ओके, पानी, एयर, एयर मतलब यहाँ पे बहुत सारे गैसेस होगा, ठीक है, स्टोन्स एटसेट्रा। तो ये कुछ एग्जाम्पल है नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव चीज़ों की। तो इसको हम लोग एबायोटिक कंपोनेंट भी कहते हैं, ठीक है। एंड ये जो सारे लिविंग थिंग्स है एंड नॉन लिविंग थिंग्स है, इन सभी से क्या बनता है दोस्तों? इन्वायरमेंट, ठीक है, इन्वायरमेंट, ओके। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं ऑल द लिविंग थिंग्स एंड ऑल द नॉन लिविंग थिंग्स आर टुगेदर कॉल्ड इन्वायरमेंट। ये होगा सिंपल सा डेफिनेशन इन्वायरमेंट का, मतलब पर्यावरण का, ठीक है। तो हम लोग सिंपली इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर together called environment, ठीक है। ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर टुगेदर कॉल्ड इन्वायरमेंट। तो लिविंग थिंग्स की जगह पे आप लोग बायोटिक कंपोनेंट एंड नॉन लिविंग थिंग्स की जगह पे आप एबायोटिक कंपोनेंट भी लिख सकते हैं। ये होगा सिंपल सा डेफिनेशन इन्वायरमेंट का, जो कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, ओके। चलो अब स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिख लेते हैं इन्वायरमेंट का, एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन इन्वायरमेंट का, ठीक है। इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट क्या है दोस्तों? इन्वायरमेंट इज डिफाइंड एज द सम टोटल of all living and non-living components influences events surrounding ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो आप स्टैंडर्ड डेफिनेशन कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, इन्वायरमेंट इज डिफाइंड एज द सम टोटल ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, इन्फ्लुएंसेस एंड इवेंट्स सराउंडिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये होगा स्टैंडर्ड डेफिनेशन इन्वायरमेंट का, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी किताब है तो आप वहाँ से भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो
अब देखो दोस्तों, ये जो लिविंग थिंग्स है इसके बीच एक इंटर रिलेशनशिप है, मतलब ये सभी एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट है, ठीक है। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो कुछ एनिमल्स हैं जो कि प्लांट्स एंड ट्रीज खाते हैं, ठीक है, पेड़ पौधे की पत्ते खाते हैं। कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जैसे कि टिड्डा, ग्रास हॉपर्स, वो क्या खाते हैं दोस्तों, घास फूस खाते हैं एंड पेड़ पौधों की पत्ते खाते हैं, ठीक है। एंड वहीं पे आपको देखने को मिल जाएगा कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो कि मांसाहारी होते हैं, ठीक है, जो कि दूसरे एनिमल्स को खाते हैं जीने के लिए। ओके, एंड हम लोग भी क्या करते हैं दोस्तों, साग सब्जी खाते हैं जो कि प्लांट्स एंड ट्रीज के अंडर आ जाते हैं। एंड हम लोग मांस भी खाते हैं जैसे कि कुछ बर्ड्स, चिकन, ठीक है, चिकन, मछली, तो ये सारे हम लोग खाते हैं। तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच एक इंटर रिलेशनशिप होता है। ओके, एंड ये इसके साथ भी इंटरेक्ट करता है। ओके, ये सारे लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर भी डिपेंडेंट होता है। जैसे कि हम लोगों के लिए जीने के लिए हमें पानी बहुत ज़रूरत होता है, ठीक है, एंड एयर से हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं। तो ये जो इंटर रिलेशनशिप है सारे लिविंग थिंग्स के बीच एंड जो इंटरेक्शन है नॉन लिविंग थिंग्स के साथ, इसको हम लोग इकोलॉजी कह सकते हैं। एंड सबसे पहले जर्मन बायोलॉजिस्ट अर्न्स्ट हैकेल जी ने 1869 पे इकोलॉजी टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया था। तो इकोलॉजी का अगर हम लोग सिंपल डेफिनेशन लिखते हैं तो कुछ इस तरह से हमें देखने को मिल जाएगा। इकोलॉजी, इकोलॉजी क्या होगा दोस्तों, इट इज द इंटर रिलेशनशिप amongst all living organisms। दिख रहा है आपको, दिखेगा शायद। इट इज द इंटर रिलेशनशिप amongst all living organisms and interaction between living and their surrounding environment। ठीक है, तो इकोलॉजी का डेफिनेशन कुछ इस तरह से है। इट इज द इंटर रिलेशनशिप अमॉन्ग्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड देयर सराउंडिंग एनवायरनमेंट। एंड इकोलॉजी टर्म को सबसे पहले इंट्रोड्यूस कौन करवाया था, जर्मन बायोलॉजिस्ट अर्न्स्ट हैकेल, ठीक है। अर्न्स्ट, ठीक है, अर्न्स्ट हैकेल, कब, 1869 पे। ओके, अर्न्स्ट हैकेल जर्मन बायोलॉजिस्ट सबसे पहले इकोलॉजी टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया था। इकोलॉजी क्या है दोस्तों, इकोलॉजी है इंटर रिलेशनशिप्स अमंग्स ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग एनवायरनमेंट। तो दोस्तों अगर आपने ये सारे लिख लिए हैं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज करना होगा अभी, ठीक है। दोस्तों शुरुआती दिनों में हमारा जो इन्वायरमेंट था वो बहुत ही अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इंसानों की संख्या बढ़ने लगा, ह्यूमन एक्टिविटीज़ बढ़ने लगे। अगर आज की डेट की बात करूँ तो आज की डेट में पॉपुलेशन इतना तेज़ी से बढ़ रहा है कि पूछो मत।
अभी पॉपुलेशन अगर इतना तेज़ी से बढ़ेगा तो उन लोगों का डिमांड भी तो बढ़ेगा, हम लोगों का डिमांड भी तो बढ़ेगा। रहने के लिए जगह चाहिए, खाने के लिए खाना चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ चाहिए हमें जीने के लिए, ठीक है, जो कि हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। अभी इन सभी डिमांड को फुलफिल करने के लिए क्या किया जा रहा है, ज़मीन निकाला जा रहा है जंगल को काट के, ठीक है, एंड जंगल के पेड़ पौधे को काट के बहुत सारे रॉ मटेरियल्स लिया जा रहा है। जैसे कि हम लोग जो पेपर यूज़ करते हैं वो भी कहाँ से निकाला जाता है दोस्तों, वो भी जंगल काट के जंगल के पेड़ से निकाला जाता है, ठीक है, ओके। एंड इंडस्ट्रीज पे इंडस्ट्रीज बन रहे हैं, व्हीकल्स, ऑटोमोबाइल्स, ये भी इसका नंबर भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है दोस्तों, हमारे इन्वायरमेंट पे बहुत सारे अननेसेसरी अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस आ रहा है, मतलब अनचाहा सब्सटेंसेस हमारे इन्वायरमेंट पे आ रहा है। एंड ये सारे अनचाहा सब्सटेंस हमारे इन्वायरमेंट को ख़राब कर रहा है, ठीक है, एंड यही अनचाहा सब्सटेंस हमारे हेल्थ को भी ख़राब कर रहा है, हमारे लाइफ को भी ख़राब कर रहा है, ठीक है। तो ये जो अनचाहा सब्सटेंस का आना, हमारे लाइफ पे इफेक्ट करना, हमारे हेल्थ को ख़राब करना, तो इसको हम लोग पोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। अभी पोल्यूशन बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि एयर में अगर कुछ अदर सब्सटेंसेस आ जाते हैं तो एयर पोल्यूशन होगा, सॉइल में अगर आ जाते हैं तो सॉइल पोल्यूशन, अगर वाटर में ऐसे अनचाहा सब्सटेंसेस आ जाते हैं, मिल जाते हैं तो वाटर पोल्यूशन, एंड ऐसे बहुत सारे तरह के पोल्यूशंस है, ठीक है। तो दोस्तों पोल्यूशन की बात करेंगे तो पोल्यूशन का डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगा, पोल्यूशन, ठीक है। तो दोस्तों पोल्यूशन का डेफिनेशन को हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, पोल्यूशन इज द undesirable change in the physical, chemical and biological characteristic of the abiotic components of environment that may harmfully affect the life and create potential health hazard of any living organism, ठीक है। पोल्यूशन इज द अनडिजायरेबल चेंज इन द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट दैट मे हार्मफुली अफेक्ट द लाइफ एंड क्रिएट पोटेंशियल हेल्थ हैजर्ड ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो दोस्तों पोल्यूशन क्या है, देखो इन्वायरमेंट के जो एबायोटिक कंपोनेंट्स है जैसे कि एयर, सॉयल, वाटर, तो इन सभी कंपोनेंट्स के जो फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल गुण होते हैं, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, उनमें अगर अनडिजायरेबल, अनचाहा चेंज आ जाता है, जिस चेंज की वजह से लाइफ में बुरा असर पड़ता है, ठीक है, लाइफ में बुरा असर पड़ता है एंड लाइफ किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के हेल्थ में एक बुरा असर पड़ता है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं दोस्तों, इसी अनचाहा चेंज को हम लोग कह सकते हैं पोल्यूशन। तो पोल्यूशन का डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल सा है। एंड जिन सभी कारण के वजह से, जिन सभी सब्सटेंस आ जाने के वजह से एयर, वाटर, सॉयल, इन सभी के फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक पे अनचाहा चेंज आ जाता है, उन सभी सब्सटेंस को हम लोग पोल्यूटेंट्स कहते हैं, ठीक है। पोल्यूटेंट मतलब दूषक, ओके, ये तो था दूषण। एंड दूषक क्या है दोस्तों, जो सभी सब्सटेंस इन्वायरमेंट पे आ जाने के वजह से हमारे एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट के फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक पे अनचाहा चेंज आ जाते हैं, उन सभी सब्सटेंस को हम लोग पोल्यूटेंट्स कहते हैं। तो यहाँ पे सिंपल तरीके से लिख लेते हैं पोल्यूटेंट्स, ठीक है। पोल्यूटेंट्स क्या है दोस्तों, दूषक।
इसका हिंदी क्या है दोस्तों? दूषक। ए पोल्यूटेंट is defined as the solid, liquid or any gaseous substance okay. A pollutant is defined as the solid, liquid or any gaseous substance present in such concentration that it may be or tend to be injurious to the environment। ठीक है, तो पोल्यूटेंट क्या है दोस्तों? अ पोल्यूटेंट इज डिफाइंड एज द सॉलिड, लिक्विड और एनी गैसियस सब्सटेंस present in such concentration that it may be or tend to be injurious to the environment। तो एक पोल्यूटेंट सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है एंड गैसियस सब्सटेंस भी हो सकता है, जो कि एक ऐसा कंसंट्रेशन में इन्वायरमेंट पे प्रेजेंट है जिसके वजह से ये इन्वायरमेंट के लिए खतरा है। ठीक है, ओके। तो इन सभी सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं? पोल्यूटेंट्स। एंड आपको पता चल गया है कि पोल्यूटेंट सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है एंड गैसियस सब्सटेंस भी हो सकता है। दोस्तों ये था प्रदूषण का डेफिनेशन एंड ये था प्रदूषक का डेफिनेशन। ओके, तो आगे हम लोग बात करेंगे प्रदूषक के टाइप के ऊपर, टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स के बारे में। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ओके, तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स के बारे में। ओके, तो हेडिंग लगा लेता हूं, टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स। ओके, प्रदूषक के प्रकार। तो पोल्यूटेंट्स को हम लोग चार अलग अलग तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, चार अलग अलग तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। तो पहला तरीका है दोस्तों, देखो, ऑन द बेसिस ऑफ द फ्रॉम इन विच दे एग्जिस्ट आफ्टर being released, okay, in the environment। ओके, तो पोल्यूटेंट्स अपने सोर्सेस से निकलने के बाद जब इन्वायरमेंट पे आते हैं, ठीक है, जब हमारे पर्यावरण पे आते हैं, तो जिस रूप के साथ आते हैं उसी रूप के ऊपर बेस करके हम लोग पोल्यूटेंट्स को, प्रदूषक को हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं दो तरह से। ठीक है, एक तो है प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। ठीक है, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। एंड दूसरा क्या है दोस्तों? दूसरा है सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। ठीक है, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट। तो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हम लोग किसे कहेंगे एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स हम लोग किसे कहेंगे? देखो दोस्तों, जब कोई भी पोल्यूटेंट्स अपने सोर्स से निकलता है, एनवायरनमेंट पे, हमारे पर्यावरण पे आता है, तो जिस फॉर्म के साथ आता है वही फॉर्म पे अगर रह जाता है तो उस तरह के पोल्यूटेंट्स को, उस तरह के प्रदूषक को हम लोग क्या कहेंगे? प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। मतलब जिस रूप के साथ वो आएगा वही रूप के साथ वो रह जाएगा। ठीक है, अपना रूप नहीं चेंज करेगा, अपना फॉर्म जो है दोस्तों वो नहीं चेंज करेगा। इस तरह के पोल्यूटेंट्स को हम लोग प्राइमरी पोल्यूटेंट्स कह सकते हैं। ठीक है ना, तो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स का डेफिनेशन कुछ इस तरह से लिखेंगे, दिस आर द पोल्यूटेंट्स
persisted, ठीक है, या फिर एग्जिस्ट भी आप लिख सकते हैं, एग्जिस्ट इन द फॉर्म they released in the environment, ठीक है, मतलब जिस रूप के साथ वो लोग जिस रूप के साथ ये सारे पोल्यूटेंट्स रिलीज हुए हैं वही रूप को लेके ये रह जाते हैं, ठीक है। इस तरह के पोल्यूटेंट्स को हम लोग प्राइमरी पोल्यूटेंट्स कहते हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओके, सल्फर डाइऑक्साइड एंड DDT एट्सेट्रा, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल है प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के। कार्बन डाइऑक्साइड जिस रूप के साथ आते हैं वही रूप में रह जाते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड जिस रूप के साथ आता है उसी रूप में रह जाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड भी सेम है, DDT भी सेम है, ये अपना रूप नहीं चेंज करता है, ओके, ठीक है ना। अभी अगर सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स की बात करते हैं तो देखो दोस्तों, जो सारे पोल्यूटेंट्स रिलीज होने के बाद किसी रिएक्शन पे जाते हैं, रिएक्शन करते हैं एंड अपना क्या फॉर्म को चेंज कर लेता है, ठीक है, अपना फॉर्म को चेंज कर लेता है, तब इस तरह के पोल्यूटेंट्स को हम लोग कह सकते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स, ठीक है। दिस टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, ठीक है, थ्रू चेंज और केमिकल रिएक्शंस ऑफ प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, ठीक है। तो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स अगर चेंज हो जाते हैं तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स होते हैं, एंड अगर प्राइमरी पोल्यूटेंट्स रिएक्शन भी करता है तो रिएक्शन करने के बाद अगर उसका फॉर्म चेंज हो जाता है, उसका जो रूप है वो चेंज हो जाता है तो बनता है सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। जैसे कि एग्जांपल लेंगे नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन फोटोकेमिकली, ठीक है, फोटोकेमिकली रिएक्शन करने के बाद बनता है पेन, ओके, पैरोक्सी एसाइल नाइट्रेट, पेन। तो पेन कैसे बनता है दोस्तों, देखो अभी ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है दोस्तों, नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या है, एक प्राइमरी पोल्यूटेंट है जो अपना रूप नहीं चेंज करता है, ठीक है ना। अभी क्या करेगा ये नाइट्रोजन ऑक्साइड हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्शन करके फोटोकेमिकली ये पेन प्रोड्यूस करेगा। तो पेन किस तरह का पोल्यूटेंट हो गया दोस्तों, सेकेंडरी पोल्यूटेंट, क्योंकि ये फॉर्म रिएक्शन के बाद आता है, ठीक है, ओके। तो इसका फुल फॉर्म लिख लो, पैरोक्सी एसाइल ACYLE नाइट्रेट्स, ठीक है। ये पूछा जाता है पेन क्या है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। एंड आपके एग्जाम पे कुछ इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, कुछ ऐसे पोल्यूटेंट्स के नाम दिए जाएंगे एंड पूछा जाएगा कि कौन सा प्राइमरी पोल्यूटेंट है एंड कौन सा सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखना होगा। एंड एक और एग्जांपल है दोस्तों ओजोन, ठीक है, ओजोन भी सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, ओके। तो ये था on the basis of the form in which they exist after being released in the environment। तो हमें यहाँ पे दो काइंड मिले हैं, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। याद रखिएगा प्राइमरी पोल्यूटेंट्स किसे कहते हैं एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स किसे कहते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप में चले जाएंगे, ठीक है। चलो इसको इरेज कर देता हूँ।
ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ देयर डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन का मतलब क्या है दोस्तों? ब्रेक डाउन होना, टूट जाना, ठीक है, ओके। तो डिग्रेडेशन के नेचर के ऊपर बेस करके हम लोग अगर पोल्यूटेंट्स को क्लासीफाई करते हैं तो दो टाइप्स हमें यहाँ पे मिल जाता है। एक तो है बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स, ठीक है, एंड दूसरा क्या है दोस्तों? नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स, ओके। तो बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स किसे कहते हैं? बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स ये वो सब पोल्यूटेंट होते हैं दोस्तों जिसको सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन किया जा सकता है, हार्मलेस सब्सटेंस में चेंज किया जा सकता है। तो इस तरह के पोल्यूटेंट्स को हम लोग बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी की वजह से ये सारे पोल्यूटेंट सिंपलर फॉर्म में एंड हार्मलेस सब्सटेंस में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स कहते हैं। तो दोस पोल्यूटेंट्स which can be break down into simpler and harmless substances, ठीक है, substances due to the action of microorganism and time are called biodegradable pollutants, ठीक है। एग्जाम्पल अगर कुछ लेते हैं तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल जैसे कि डोमेस्टिक वेस्टेज एंड vegetable stuffs, clothes, paper, wool, wood, कैटल रेसिड्यू, ठीक है, यूरिन, सीवेज एटसेट्रा। तो ये कुछ एग्जांपल हैं बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स के, जैसे कि डोमेस्टिक वेस्टेज हो गया, हमारे घर के जो वेस्टेज होते हैं, ठीक है, वेजिटेबल स्टफ, साग सब्जी के टुकड़े, क्लोथ्स, कपड़ा, कागज, वूल, लकड़ी, कैटल रेसिड्यू मतलब गाय या फिर बकरी का जो गोबर होता है, ठीक है, ओके, यूरिन, सीवेज, मूत्र, मल। तो ये सब क्या होते हैं दोस्तों? ये सारे पोल्यूटेंट्स कुछ समय के लिए तो पोल्यूशन करता है हमारे इन्वायरमेंट को, लेकिन जैसे जैसे टाइम जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक्टिविटी बढ़ता है इनमें एंड ये सारे ब्रेक डाउन हो जाते हैं सिंपलर फॉर्म में हार्मलेस सब्सटेंस में। जैसे कि एग्जांपल लेंगे वेजिटेबल स्टफ, ठीक है, तो कुछ सब्जी के टुकड़ा आप अगर मिट्टी में फेंक देंगे, ठीक है, ज़मीन पे फेंक देंगे, तो कुछ दिन बाद देखेंगे कि वो सारे वेजिटेबल के टुकड़ा क्या हो गया है, वो सारे वेजिटेबल का टुकड़ा वेनिश हो गया है, ठीक है, मिट्टी के साथ मिल गया है, ठीक है, ओके। तो ये किस लिए हो रहा है? टाइम के वजह से एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो एक्टिविटी है उन सभी के वजह से ये सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाते हैं एंड हार्मलेस सब्सटेंस में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह के पोल्यूटेंट को हम लोग बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स कहते हैं। एंड वहीं पे अगर बात करें नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स के बारे में, तो ये सारे पोल्यूटेंट्स को सिंपलर फॉर्म में तोड़ा नहीं जा सकता, इसको हार्मलेस सब्सटेंस में चेंज नहीं किया जा सकता। ये सारे क्या है, शुरू से हार्मफुल रहते हैं एंड आखिर में भी ये हार्मफुल रह जाते हैं, ये ओके, ठीक है। इसको हार्मलेस सब्सटेंस में चेंज नहीं किया जाता। तो चलो इसको भी लिख लेते हैं। दोस पोल्यूटेंट्स
which cannot be broken down into simpler and harmless harmless substances are called non biodegradable pollutants। ठीक है, पोल्यूटेंट्स एग्जाम्पल जैसे कि प्लास्टिक, पॉलीथीन बैग, ठीक है, पॉलीथीन बैग, एल्यूमिनियम कैंस, ठीक है, जो कि हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वो कैंस को अगर हम लोग ऐसे इधर उधर फेंक देते हैं तो वो कैंस क्या है दोस्तों, उसी फॉर्म पे रह जाते हैं। ठीक है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता, वो कैन बिल्कुल वही सिचुएशन पे वही फॉर्म पे रह जाते हैं। ठीक है, तो एल्यूमिनियम कैंस, ग्लास पीसेस, ग्लास का टुकड़ा, ठीक है, एंड वैसे ही दूसरे मेटल्स के टुकड़े। ठीक है, तो ये सारे क्या है दोस्तों, नॉन बायोडिग्रेडेबल। ओके, एंड DDT भी होगा, DDT, ठीक है, DDT, ये सारे क्या है दोस्तों, DDT एटसेट्रा, ये सारे हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स का एग्जाम्पल। ओके, अभी हम लोग तीसरे तरीके से डिवाइड करते हैं पोल्यूटेंट्स को। ओके, तो इसके लिए मुझको ये सारी चीज़ें इरेज करना होगा। ओके, according to their existence in nature। ठीक है, इसके ऊपर बेस करके भी हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं पोल्यूटेंट्स को। एंड यहाँ पे दो टाइप्स देखने को मिल जाएगा, एक तो है क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट्स, ठीक है, पोल्यूटेंट्स, एंड दूसरा क्या है दोस्तों, क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट्स। ठीक है, अभी ये क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट्स किसे कहते हैं? देखो दोस्तों, कुछ पोल्यूटेंट्स ऐसे होते हैं जो कि नेचर में नॉर्मली ओकर होते हैं, नेचर में नॉर्मली आते हैं। ठीक है, लेकिन इसका एक मैक्सिमम कंसंट्रेशन वैल्यू होता है, जिसके ऊपर अगर ये चला जाता है तो ये सारे पोल्यूटेंट्स इन्वायरमेंट को पोल्यूशन करता है। ठीक है, ओके, तो इस तरह के पोल्यूटेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट। ओके, जैसे कि एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी नेसेसरी होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को लेके सारे पेड़ पौधे अपना खाना बनाता है। ठीक है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है उसको बैलेंस करता है। ठीक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का एक मैक्सिमम वैल्यू होगा, उसके ऊपर अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन चला जाता है तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग करने लगेगा, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन करने लगेगा। ठीक है, तो इस तरह के पोल्यूटेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट्स। ठीक है, एंड क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट्स हम लोग किसे कहेंगे, ये सारे नेचर में नॉर्मली ओकर नहीं होगा, लेकिन हमारे एक्टिविटी की वजह से, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से मैन मेड, ओके, मैन मेड, ये सारे मैन मेड है। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से ये सारे पोल्यूटेंट्स डेवलप होता है, ये नेचर में नॉर्मली नहीं आते हैं। तो इस तरह के पोल्यूटेंट्स को हम लोग क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट्स कहते हैं। ठीक है, अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो यहाँ पे CO2 हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इसके लिए। ठीक है, एंड यहाँ पे एग्जाम्पल जैसे कि
फंगिसाइड, पेस्टिसाइड, कीटनाशक, ठीक है, ओके, इंसेक्टिसाइड एटसेट्रा। तो ये सारे क्या है दोस्तों, ये सारे हैं मैन मेड, ओके, एंड ये नेचर पे पहले से ही था, लेकिन इसका कंसंट्रेशन अगर बढ़ जाता है तो फिर ये हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूशन करेगा, ओके, ठीक है ना। तो ये था अकॉर्डिंग टू देयर एग्जिस्टेंस इन नेचर। एंड आज का जो नोट्स है दोस्तों, आज की क्लास का नोट्स आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगा। वेबसाइट में PDF नहीं मिलेगा इसका, लेकिन आपको एक पेज मिल जाएगा जहाँ पे ये सारे नोट्स लिखा होगा, आप वहाँ से लिख लीजिएगा, ठीक है, ओके। चलो अभी चौथे तरीके से हम लोग क्लासीफाई करते हैं पोल्यूटेंट्स को। आपके सिलेबस से थोड़ा सा हम लोग डीप जा रहे हैं, इसीलिए ये सभी करवा रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि आगे जाके भी ये सारी चीज़ें आपके काम लगने वाला है। 4 नंबर, according to the origin of pollutants, ठीक है, ओके। पोल्यूटेंट्स कहाँ से आते हैं उसके ऊपर, उसके ओरिजिन, उसके सोर्स के ऊपर बेस करके हम लोग पोल्यूटेंट्स को अगर क्लासीफाई करते हैं तो हमें 2 तरह के पोल्यूटेंट्स यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एक तो है नेचुरल पोल्यूटेंट्स एंड दूसरा क्या है दोस्तों, एंथ्रोपोजेनिक पोल्यूटेंट्स, ठीक है। नेचुरल पोल्यूटेंट्स एंड दूसरा क्या है दोस्तों, एंथ्रोपोजेनिक। पोल्यूटेंट्स, ठीक है, ओके। ये होते हैं ओकर नेचुरली, ये नेचुरली आते हैं ये सारे पोल्यूटेंट्स, जैसे कि एग्जांपल हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, ठीक है ना। एंड ये आते हैं ओकर ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी, ठीक है। ये सारे मैन मेड होते हैं, जो सभी पोल्यूटेंट्स मैन मेड होते हैं उसको हम लोग एंथ्रोपोजेनिक पोल्यूटेंट्स कहते हैं, ठीक है। जैसे कि पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ठीक है, DDT, तो ये सारे मैन मेड होते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग एंथ्रोपोजेनिक पोल्यूटेंट्स कहते हैं, ओके दोस्तों। दोस्तों आज के क्लास में हम लोगों ने सिर्फ बेसिक कंसेप्ट क्लियर किया है इन्वायरमेंट इफेक्ट से, ठीक है। तो आज हम लोगों ने सीखा है कि इन्वायरमेंट क्या होता है, इकोलॉजी क्या है, इन्वायरमेंट पोल्यूशन क्या है, पोल्यूटेंट क्या है, एंड पोल्यूटेंट के कुछ टाइप्स हम लोगों ने देख लिए, ओके। तो आगे जाके हम लोग एयर पोल्यूशन को सीखेंगे एंड वाटर पोल्यूशन को भी सीखेंगे। एंड आपके सिलेबस में एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन इन दोनों टॉपिक से ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं। तो आज का जो क्लास था सिर्फ बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए था। आगे जाके हम लोग जो एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन करने वाले हैं वहाँ पे हम लोग और भी डीप पे जाने वाले हैं, क्योंकि ज़्यादातर सवाल जो है दोस्तों उन्हीं 2 टॉपिक से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास एक दिन बाद होगा, मतलब आज अगर फ्राइडे है तो सैटरडे एंड संडे को होगा, ठीक है। कल फिजिक्स का एक क्लास आएगा, ठीक है दोस्तों। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना स्टडी जो है बिल्कुल कंटिन्यू रखना, बेहतर तरीके से करने की कोशिश करना। एंड आज का नोट्स आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्लास अगर अच्छा लगा है क्लास को लाइक करना, एंड अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर भी कर देना। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।